नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मीनोपॉज जो है वो फीमेल की बॉडी में होने वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज है, जो कि आना ही आना है, अनअवॉइडेबल है। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन से रेगुलेट होने वाले जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, उनमें फर्क आता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स को जन्म देता है। तो क्या होते हैं वो सिम्टम्स और हमें उनसे कैसे कोप करना है, इन्हीं बातों के डिस्कशन के लिए हमने एक मीनोपॉजल सीरीज शुरू करी है। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मीनोपॉज के दौरान होने वाले मूड और स्लीप डिस्टर्बेंसेस के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से सारे बॉडी पार्ट्स में फर्क पड़ता है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन से रेगुलेट होते हैं। ऐसा ये एक हमारा बॉडी पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल का काम करता है। और इसमें भी जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उसमें जब फर्क आता है तो ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन जो है उसको समझ नहीं आता है कि कैसे करना है। तो ये जन्म देता है हॉट फ्लशेस को। यूजुअली जो है क्या होता है, जैसे रूम्स में कई सारी फीमेल्स बैठी हुई हैं या आप कार में जा रही हैं या सो रही हैं, तो कभी कभी जो है अचानक से किसी भी चीज़ पे ये ट्रिगर हो जाता है और अचानक से बहुत गर्मी लगनी शुरू होती है। पूरा शरीर आपका पसीने में नहा जाता है। तो ये जो चीज़ होती है वो होती है हाइपोथैलेमस में जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनमें फर्क आने के कारण। और इसको हम लोग वेसोमोटर सिम्टम्स भी कहते हैं, पर यूजुअली ये ईस्ट्रोजन की कमी से होता है और मीनोपॉजल फीमेल्स इसको महसूस करती हैं। सीवियरिटी इसकी अलग अलग हो सकती है, कभी बहुत कम सीवियरिटी के होते हैं और कभी कभी इतनी सीवियरिटी के होते हैं कि वो बिना मेडिसिन के ठीक नहीं होते हैं। ऐसा ही जो दूसरा पार्ट ब्रेन में होता है वो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स में फर्क आने से फीमेल में जो है स्लीप और मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं। नींद ठीक से नहीं आती है, नींद पूरी नहीं होती है, रात में बार बार नींद जो है खुल जाती है, मन उदास रहता है। जो छोटी छोटी बातें आपको पहले बिल्कुल परेशान नहीं करती थी, उन्हीं छोटी छोटी बातों पे अब आपको ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, झल्लाते हो आप। कभी कभी जो है वो पैनिक अटैक्स भी आते हैं, एकदम से बहुत तेज आपको गुस्सा आता है और चीखने पुकारने लगते हो। क्राइंग स्पेल्स भी आ सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी बात में आपको रोना आता है, पता ही नहीं चलता कोई बात कर रहा है और आपके आंसू गिरने लगते हैं। तो भूलने की भी इस समय दिक्कतें हो जाती हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है जिसको कहना चाहिए। आप जो है कोई काम करने के लिए रूम में आते हो और भूल जाते हो कि हम क्या काम करने आए हैं। कोई काम जो है वो कंप्लीट करते करते दिमाग से उतर जाता है कि क्या कर रहे थे। तो ये वाली चीजें भी आपको जो है बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं और इसके कारण भी आपको चिड़चिड़ापन आता है। आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, आपका मोटिवेशन कम हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। और कई बार पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसके बाद जो एक सिम्टम मरीज महसूस करता है उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। क्या होता है कि इस एज में जो है आपकी जो पहले जिम्मेदारियां थी वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। बच्चे छोटे रहते हैं पहले आपके, तो आप उठते हो, टिफिन बनाते हो, उनके आसपास घूमते हो, पढ़ाते हो, तो आप पूरे दिन जो है वो बिजी रहते हो। अब इस एज में क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये वाला काम आपके पास नहीं रहता है। हालांकि आपके पास और दूसरे काम जो है वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपके जो फाइनेंशियल कभी कभी जो है स्ट्रेस आपको बढ़ जाते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज गए हैं। और अगर आपके यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसकी देखभाल आपको जो है करनी होती है, उनकी देखभाल में आपका टाइम ज्यादा जाता है। मगर जो आपका पूरा दिन बच्चों में गुजरता था वो वाला टाइम आपको जो है कभी कभी खलता है, आपको लगता है कि घर मेरा खाली हो गया है, घर में कोई नहीं है, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। तो इस कारण जो है आप वो ही चीजें सोचते रहते हैं और उस चीज को हम लोग बोलते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। एक खालीपन मरीज के दिमाग में लगने लगता है। इसके अलावा क्या होता है, वेट गेन होता है इस वाली एज ग्रुप में। आपका जो बेली फैट है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट होता है। स्किन में चेंजेस आते हैं, आपको झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, बाल कम होते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं। तो कभी कभी कुछ फीमेल्स जो हैं वो इस अपीयरेंस को
बहुत हेल्दीली ले नहीं पाती हैं और उनको लगता है कि अब मैं जो है पहले जैसी सुंदर नहीं रही, मैं अब अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो इसका भी स्ट्रेस फीमेल्स ले लेती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि वेजाइनल ड्राइनेस आती है, तो सेक्सुअल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है। कभी कभी जो है हस्बैंड से आपके इस बारे में झगड़े होने लगते हैं, मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है, इसका भी स्ट्रेस हो जाता है। यूरिन नहीं रुक पाती है, यूरिन कभी कभी खांसने में छींकने में जो है वो स्पिल होने लगती है। तो इन सब चीज़ों का भी पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है और उसको मूड स्विंग्स जो है होने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है और डिप्रेशन होने लगता है। अब यूजुअली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मीनोपॉज जो फीमेल का जो स्टेट है वो बहुत नेग्लेक्टेड टाइप का फेज है। तो इसमें क्या होता है, घर वाले लोग जो है वो बिल्कुल नहीं समझते हैं और घर के लोग कहते हैं कि तुम पता नहीं क्यों ऐसा कर रही हो, अभी तक तो ठीक थी और अब तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम्हारे ही साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, सब लोगों के साथ ऐसा होता है, पता नहीं तुम ही परेशान हो। तो ये वाली चीजें जो है वो पेशेंट के माइंड पे और भी इफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को यानी कि घर के लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो मीनोपॉज है ये एक मेडिकल स्टेट है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मेडिकल सभी तरीके के ट्रीटमेंट इसमें ज़रूरी है। पेशेंट को इस स्टेज में बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो घर के लोगों को ये ज़रूरी है कि वो इसको समझें, स्पेशली जो अगर उनके हस्बैंड्स हैं, हस्बैंड्स को समझना चाहिए कि उनकी वाइफ जो है वो एक फेज से गुजर रही है और ये फेज जो है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, लेकिन इस समय जो उसकी मेंटल कंडीशन में है उसमें जो है उनको अपनी वाइफ को सपोर्ट देना चाहिए, इमोशनली पैम्पर करना चाहिए, उसको ये एहसास दिलाना चाहिए कि आप जो है एज आपकी भले ही बढ़ रही है मगर तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, ताकि उसको जो है मेंटल स्ट्रेंथ मिल सके। सेकेंडली फीमेल्स को भी ये समझना चाहिए कि मीनोपॉज जो है वो उनकी लाइफ का एक फेज है और इससे उन्हें डरना नहीं है। तो जो भी सिम्टम्स मीनोपॉज में आने वाले हैं या आएंगे उसका उन्हें आइडिया होना चाहिए कि ये चेंजेस हमारी लाइफ में अब आने वाले हैं और इसके लिए हमें अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस एज में जो है आपके पास टाइम रहता है, तो आपकी जो लॉन्ग लॉस्ट हॉबीज हैं जो आपने बहुत पहले कभी भूल चुके हो उनको आप रिवाइव करिए, कोई ना कोई हॉबी पकड़िए, सिंगिंग करिए, पेंटिंग करिए, आप अपने ग्रुप बनाइए, किटी ज्वाइन करिए, लोगों से बात करिए। आपके एज ग्रुप के जो और भी फीमेल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सभी समस्याओं से गुजर रहे हैं और आपस में जब आप लोग बात करते हैं तो एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट मिलता है और जो है इसमें आपको इस फेज को आसानी से निकालने में मदद मिलती है। और बाकी हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन, ये तो सब है ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई समझे या ना समझे हम लोग समझते हैं, मैं खुद भी इस फेज से गुजर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हमारे सिम्टम्स हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं तो डॉक्टर की हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं है। आप जाइए, आपका डॉक्टर समझता है कि आपको क्या फेज है और वो आपके घर वालों को भी आपकी इस फेज के बारे में समझाने में आपकी मदद करेगा, आपको प्रॉपर कंसल्टेशन देगा कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। बहुत बार जो है हम साइकेट्रिस्ट से भी सलाह लेने के लिए आपको बोलते हैं। अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको एक काम स्लीप की ज़रूरत होती है और अगर आप जो है घरेलू नुस्खे करने से अगर आपको नींद नहीं हो रही है तो अगर आप हल्की सी स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने ब्रेन को जो है काम कर सकते हैं जिस भी तरीके से, आप योगा से करें, एक्सरसाइज से करें या फिर ट्रीटमेंट से करें, पर ये जो फेज है वो आपको अपने स्ट्रांगली निकालनी है। अच्छी बात ये है कि ये सिम्टम्स जो है 4 से 5 साल में धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, लेकिन ये जो 4 से 5 साल का पीरियड है वो निकालने में बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और क्योंकि ये एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है तो कोई इस पे ध्यान नहीं देता, मगर आजकल ज़रूरत है इस टॉपिक पे ध्यान देने की, क्योंकि फीमेल की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया है और अपनी लाइफ का समझ लीजिए आप 20 साल फीमेल इसी पीरियड में निकालती है। 20 साल जो है वो मीनोपॉजल एज ग्रुप में ऑन एन एवरेज एक फीमेल का निकलता है। तो ये जो फेज है उसको भी फीमेल को हेल्दी रहने का हक है। तो इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और हेल्दी और हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।